शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। सुबह के ठीक 5 बजे अरुणाचल प्रदेश की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सैनिक चुपचाप एक कमरे का दरवाजा खोलता है। वह बड़े सम्मान से बिस्तर ठीक करता है, ताजा इस्त्री की हुई वर्दी टांगता है, चमकते हुए जूते करीने से रखता है और मेज पर गरम चाय का एक कप रखकर सैल्यूट करता है। यह दृश्य हर दिन दोहराया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस कमरे का मालिक पिछले 65 सालों से वहां लौटा ही नहीं, क्योंकि वह 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हो चुका था। फिर भी भारतीय सेना आज तक उसे ड्यूटी पर मौजूद एक सैनिक की तरह सम्मान देती है। उस सैनिक का नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। प्रेजेंट सर। सीमा पर तैनात जवान उन्हें केवल एक शहीद नहीं बल्कि श्रद्धा से बाबा जसवंत सिंह कहकर याद करते हैं। आइए समय की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। साल था 1941। हिमालय की गोद में बसा गढ़वाल। इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसे पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में 19 अगस्त 1941 को एक बच्चे ने जन्म लिया। परिवार साधारण था, लेकिन संस्कार असाधारण। बच्चे का नाम रखा गया जसवंत सिंह रावत। पहाड़ का जीवन किसी परीक्षा से कम नहीं होता। स्कूल जाने के लिए लंबी चढ़ाई और प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए जीना, यही उस बच्चे की दुनिया थी। लेकिन शायद भगवान भी उसी मिट्टी को चुनते हैं जिसमें भविष्य के वीर पैदा होने वाले होते हैं। जसवंत सिंह बचपन से ही फुर्तीले थे। पहाड़ों पर तेज दौड़ना, तेज धाराओं को पार करना और मुश्किल रास्तों को खेल खेल में पार कर लेना, यह सब उनके लिए रोज की बात थी। समय बीतता गया, देश आजाद हो चुका था, लेकिन उसकी सीमाओं पर खतरे अभी भी मंडरा रहे थे। गढ़वाल के पहाड़ी गांव में सेना की वर्दी केवल एक नौकरी नहीं बल्कि सम्मान की पहचान थी। जब भी कोई सैनिक छुट्टी लेकर घर लौटता, पूरा गांव गर्व से उसका स्वागत करता। बच्चे उसकी वर्दी को कौतूहल से देखते और नौजवानों की आंखों में एक नया सपना जन्म लेता। उन सपनों को चुपचाप अपनी आंखों में संजोए एक युवक भी था, जसवंत सिंह रावत। कुछ वर्षों बाद वह सपना सच हो गया। जसवंत सिंह भारतीय सेना की 4 गढ़वाल राइफल्स का हिस्सा बन चुके थे। पहाड़ों ने उन्हें बचपन से ही मजबूत बनाया था और सेना ने उन्हें अनुशासन, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में डटे रहने की ताकत दी। अब उनका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए था, सीमा की रक्षा। कुछ समय बाद उनकी पोस्टिंग भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांत अरुणाचल प्रदेश में हुई। ऊंचे पहाड़, जमा देने वाली ठंड और दुर्गम रास्ते, जहां हर दिन मौसम भी एक नई चुनौती बनकर सामने खड़ा रहता। दिन गश्त में बीतते, रात चौकसी में और हर पल बस एक ही जिम्मेदारी, सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर उस साल सर्दियां वक्त से पहले ही अपने पैर पसार चुकी थी। चारों ओर बर्फ की एक सफेद चादर बिछी थी और नूरा नांग की चौकी पर तैनात जाबाज सिपाही अपनी रोजाना की ड्यूटी में मुस्तैद थे। यहाँ की दुनिया घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि मिजाज बदलते मौसम के हिसाब से चलती थी। कभी सूरज हफ्तों तक बादलों की ओट में छिपा रहता, तो कभी अचानक होती बर्फबारी रास्तों का नामो निशान मिटा देती। इन पथरीले और सर्द रास्तों पर भारतीय जवान खुद को कभी तन्हा महसूस नहीं करते थे, क्योंकि पास ही रहने वाले मोनपा समुदाय के लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। जब भी कुदरत थोड़ी मेहरबान होती, गांव के लोग ताजा दूध, मक्खन और सूखी लकड़ियां लेकर चौकी तक पहुंच जाते। इसके बदले में सैनिक भी उन मासूम बच्चों के साथ ठहाके लगाते, उनकी छोटी छोटी बातें सुनते और हर जरूरत में साई की तरह उनके साथ खड़े रहते। इन्हीं पहाड़ों की गूंज में 2 नाम अक्सर फिजाओं में तैरते सुनाई देते थे, सेला और नूरा। कहा जाता है कि वो दोनों सगी बहनें थीं, पहाड़ों जैसी फौलादी और रूह से बेहद मासूम। चौकी के जवान उनकी आहट को पहचानने लगे थे। कभी वे कड़कड़ाती ठंड में गरम चाय लेकर आती, तो कभी दुश्मनों की गुप्त हलचल की खबर दे जाती। इधर सीमा के उस पार भी हलचल तेज हो रही थी। चीनी सेना लगातार अपनी तैयारियां बढ़ा रही थी। नई चौकियां बन रही थी, हथियार पहुंच रहे थे और हिमालय की खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान आकार ले रहा था। एक शाम गश्त से लौटते हुए एक जवान ने तेज सांस लेते हुए कहा, साहब, सामने वाली रिज पर चीनी सैनिकों की संख्या कल से कहीं ज्यादा है। चौकी पर अचानक सन्नाटा छा गया।
जसवंत सिंह ने दूरबीन उठाई, कुछ देर तक सामने देखते रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, लगता है अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है। उधर दिल्ली में बातचीत चल रही थी, लेकिन पहाड़ों पर खड़े सैनिक जानते थे कि अब फैसले कागजों से नहीं बल्कि गोलियों से होंगे। और फिर 20 अक्टूबर 1962 सुबह की पहली किरण भी ठीक से निकली नहीं थी कि अचानक पूरी घाटी गोलियों की आवाज से कांप उठी। चीन ने कई मोर्चों पर एक साथ हमला बोल दिया। जहां तक नजर जाती वहां धुआं था, बारूद था और हिमालय की वादियां युद्ध की आग में जल उठी थी। भारत चीन युद्ध शुरू हो चुका था। नूरानांग की घाटी अब शांत नहीं थी। दिन रात गोलियों की गूंज पहाड़ों से टकरा कर लौट रही थी। हर गुजरते दिन के साथ हालात और भयावह होते जा रहे थे। भारतीय जवान अपनी पूरी ताकत से मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन दुश्मन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर आया 17 नवंबर 1962। यही वह दिन था जो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को हमेशा के लिए अमर करने वाला था। सुबह की पहली किरण भी ठीक से फूटी नहीं थी कि चीनी सेना ने नूरानांग पोस्ट पर भीषण हमला बोल दिया। मशीन गनों की गोलियां लगातार बरस रही थी। सिर उठाना भी मुश्किल हो गया था। जसवंत सिंह ने सामने देखा कि दुश्मन की एक मशीन गन पूरी घाटी पर कहर बनकर टूट रही थी। अगर उसे रोका नहीं गया तो कुछ ही मिनटों में पूरी चौकी दुश्मन के कब्जे में जा सकती थी। उन्होंने अपने साथियों लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई की ओर देखा। तीनों की नजरें मिली और बिना एक शब्द बोले मौत की तरफ दौड़ पड़े। भीषण संघर्ष हुआ, गोलियां चली, हाथापाई हुई और आखिरकार दुश्मन की मशीन गन हमेशा के लिए खामोश हो गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो नूरानांग की घाटी ने भी राहत की सांस ली हो, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। लड़ाई पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। चारों ओर गोलियां बरस रही थी। भारतीय सैनिक एक एक करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए मौत को गले लगा रहे थे। लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई और उनके कई साथी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। कुछ ही देर में नूरानांग की सफेद बर्फ वीरों के लहू से लाल हो चुकी थी, लेकिन किसी ने अपनी पोस्ट छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। हर सैनिक आखिरी सांस तक लड़ता रहा। जब गोलियों की गूंज कुछ पल के लिए धीमी पड़ी तो उस बर्फीली चौकी पर अब केवल एक भारतीय सैनिक डटा था, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। चारों ओर फैला सन्नाटा अपने आप बता रहा था कि उनके साथी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी सेला और नूरा दौड़ती हुई चौकी तक पहुंची। उनकी आंखों के सामने तबाही का मंजर था। बर्फ पर बिखरे कारतूस, धुएं से भरी हवा और अपने ही जवानों का बलिदान। सेला की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, जसवंत चलिए, यहाँ रुकना मौत को बुलाना है। आज अगर मैं चला गया तो कल ये पहाड़ किसी और के होंगे। कुछ पल के लिए तीनों के बीच खामोशी छा गई। फिर नूरा ने आगे बढ़कर कहा, तो फिर हम भी आपके साथ लड़ेंगे। उसी पल से तीनों ने मिलकर मोर्चा संभाला। सेला और नूरा बर्फ, गोलियां और मौत की परवाह किए बिना एक बंकर से दूसरे बंकर तक हथियार और गोलियां पहुंचाती रहीं। उधर जसवंत सिंह हर कुछ देर में अपनी पोजीशन बदलते रहे। कभी एक बंकर से फायरिंग करते तो कभी दूसरे, फिर कभी तीसरे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो पूरी भारतीय टुकड़ी अब भी मोर्चे पर डटी हुई हो। घंटे बीत रहे थे, लेकिन भारतीय चौकी से गोलियों की आवाज थम नहीं रही थी। चीनी सैनिक बार बार आगे बढ़ते और हर बार उन्हें पीछे हटना पड़ता। कहा जाता है कि चीनी कमांडर भी उलझन में पड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सामने कितने भारतीय सैनिक लड़ रहे हैं। उसे क्या पता था कि पूरी चौकी को जिंदा रखे हुए थे सिर्फ 3 लोग, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, सेला और नूरा। लड़ाई अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। सेला और नूरा अब केवल हथियार पहुंचाने तक सीमित नहीं थी, वे भी जसवंत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का सामना कर रही थीं। गोलियों की बौछार के बीच वे एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटी। तभी एक ग्रेनेड उनके बेहद करीब आकर फटा। एक जोरदार धमाके ने पूरी घाटी को हिला दिया। धुआं छटा तो सेला और नूरा दोनों मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो चुकी थी। उनके बलिदान ने जसवंत सिंह को पूरी तरह से अकेला कर दिया, लेकिन उनके हौसलों को नहीं। उन्होंने अपनी राइफल उठाई और अंतिम सांस तक अकेले लड़ते रहे। कहा जाता है कि जब चीनी सैनिक उस चौकी तक पहुंचे
तो वे ये देखकर स्तब्ध रह गए कि इतने लंबे समय तक उन्हें रोकने वाली कोई पूरी बटालियन नहीं, बल्कि एक अकेला भारतीय जवान था। उस दिन नूरानांग की बर्फ ने 3 अमर बलिदानों को अपनी गोद में समेट लिया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, सेला और नूरा, उन तीनों के अदम्य साहस, अद्भुत सूझबूझ और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। भारत ने अपने इस वीर सपूत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। जहां जसवंत सिंह ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, वहीं आज जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक खड़ा है। कहा जाता है कि आज भी वहां उनका कमरा सजाया जाता है, वर्दी सहेज कर रखी जाती है, जूते चमकाए जाते हैं और उन्हें उसी सम्मान से सैल्यूट किया जाता है मानो बाबा जसवंत सिंह आज भी अपनी पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे हों। लोक कथाओं के अनुसार वीरांगना सेला की स्मृति में उस हिमालयी दर्रे का नाम सेला पास पड़ा, जबकि नूरा का बलिदान आज भी नूरानांग जलप्रपात की गर्जना के साथ याद किया जाता है। आज भी जब कोई यात्री सेला पास की बर्फीली हवाओं से गुजरता है, नूरानांग जलप्रपात की गर्जना सुनता है या जसवंतगढ़ में कुछ पल के लिए खामोश खड़ा होता है, तो उसे एहसास होता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे पीढ़ियों तक लोगों को साहस, त्याग और मातृभूमि से प्रेम का अर्थ सिखाती रहती हैं। जय हिंद।